हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 5 के बारे में, जिसके अंदर आज हम लोग यहाँ पे अपने स्पॉयलेज टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी 3 वीडियो आएगी, जिसके बाद हमारी यूनिट 5 कंप्लीट कवर हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी यूनिट 5 कंप्लीट कवर हो जाएगी, जिसके साथ हमारी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने स्पॉयलेज के बारे में, तो स्पॉयलेज का मतलब होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पता है आप लोग जरूर इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। लेकिन देखिए, स्पॉयलेज का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज़ का खराब हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का स्पॉयल हो जाना, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पॉयलेज। अब देखिए, चूंकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल्स में, यानी कि अपने अपने जो है कह सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी दवाएं हैं वो किस तरीके से खराब होती हैं, पहली बात। और दूसरी, उसमें यहाँ पे माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग स्पॉयलर्स को पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फार्मास्यूटिकल यानी कि जा रहे हैं हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से हो गया, और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि उसमें माइक्रोब्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो माइक्रोब्स किस तरीके से मिलकर हमारे फार्मास्यूटिकल्स को खराब करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे अपने स्पॉयलर्स में काफी अच्छे से देखेंगे। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे इसका जनरल ओवरव्यू भी देखेंगे, बट इसको काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे अपने माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, स्पॉयलेज रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ मटेरियल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स बिकम अनयूजेबल। यानी कि देखिए, जब हमारा स्पॉयलेज होता है तो क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा अनयूजेबल हो जाता है या फिर अनफिट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज, यानी कि इसका जो यूज होने वाला था उसके लिए अनफिट हो जाता है, यानी उसके यूज करने लायक नहीं रहता है। अब देखिए, इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कभी अपने घरों में देखा है कि दाल हमारी जो है बनती है, ठीक है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, दाल हमारी बनती है और अगर रात तक दाल ऐसे ही रखी रह जाए, उसको दोबारा जो है गर्म ना किया जाए, तो क्या होता है, दाल हमारी खराब हो जाती है। इसी तरीके से दूध दूध आप लोग देख लीजिए कि दूध हमारा क्या होता है भाई, दूध आप लोग जो है रखो और अगले दिन अगर आप लोग उसको गर्म ना करो, ठीक है, या फिर उसको गर्म ना करो, तो वो क्या होता है, दूध हमारा फट जाता है। और उसी तरीके से हमारा ब्रेड ब्रेड बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड भाई हम लोग लाते हैं, ठीक है, और उसकी एक्सपायरी डेट से 1-2 दिन जैसे ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है भाई, ब्रेड के ऊपर हमारा जो है कुछ इस तरीके से आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है भाई, यही सभी चीज़ें तो हमारे स्पॉयलेज हैं। और ये सभी चीज़ें हो क्यों रही हैं, हमारे कहीं ना कहीं में हमारा माइक्रोब्स का रोल होता है। जैसे जो हमारा ब्रेड है उसके ऊपर हमारा फंजाई का एक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेड जो है कुछ इस तरह से दिखने लगता है। तो यही तो है हमारा स्पॉयलर। अब एक बात बताइए कि क्या इस तरह होने के बाद आप लोग ब्रेड को खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ब्रेड का इंटेंडेड पर्पज क्या था कि उसको खाया जाए, लेकिन ये स्पॉयलेज होने के बाद क्या वो खाने लायक रहा? नहीं रहा। तो वही चीज है हमारा। बाकी देखिए, नाउ फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज रिफर्स टू द डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ओवर टाइम लीडिंग टू डिक्रीज इन देयर इफेक्टिवनेस, सेफ्टी एंड क्वालिटी। अब फार्मास्यूटिकल स्पॉयलेज का क्या मतलब है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो भी हमारी दवाइयाँ, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, कैप्सूल हो, या फिर स्पेशली जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। देखिए, जो हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो स्पॉयलेज के लिए इतना कह सकते हो इतना जो है सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो हमारी बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाती हैं। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर स्पॉयलेज हुई, तो वो क्या होगा भाई, वो उसकी इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज कर देगा, उसकी सेफ्टी नहीं रह जाएगी भाई। हमारा कोई दवा अगर हमारी स्पॉयल हो गई है तो उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते, वो हमारे लिए काम करने के बजाय और हार्म कर सकती है, और उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, स्पॉयलेज हमारा क्या करता है, ओवरऑल हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिग्रेड वगैरह करने का काम करता है ना। अगर देखिए, स्पॉयलेज ऑफन रिजल्ट्स इन इकोनॉमिकल लॉस एंड पॉजेज पोटेंशियल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क। अब देखिए, जब स्पॉयलेज हो जाता है तो इकोनॉमिकल लॉस यानी कि उसकी देखिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कोई खराब प्रोडक्ट तो लेना नहीं चाहेगा, तो उसका यहाँ पे इकोनॉमिकल लॉस हो गया। और दूसरा यहाँ पे देखिए, उसमें भाई सेफ्टी रिस्क भी हो गया, और यहाँ पे ये मेनली हमारा जो है फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। तो यही है हमारा स्पॉयलेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ खास जानने लायक नहीं था, ये बहुत आप लोग फैमिलियर हो इस टर्म से, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में इसको होते हुए कई बार देखा है। बस इसी को हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं। दैट्स इट या। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज के बारे में, तो देखिए, स्पॉयलेज हमारा मेनली 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारा हो सकता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल स्पॉयलेज का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे माइक्रोब्स की वजह से हो रहा हो। नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज यानी कि माइक्रोब्स को छोड़ के अगर कोई और फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे हमारा कुछ फिजिकल स्पॉयलेज होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फिजिकली जैसे हम लोगों ने उसको जो है कहीं इधर उधर रख दिया, ठीक है, और फिर वो जो है खराब हो गया। या फिर केमिकल स्पॉयलेज, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो गई। एंजाइमेटिक स्पॉयलेज यानी कि उसमें कुछ एंजाइम्स का एक्शन हो गया। और अदर स्पॉयलेज यानी कि कुछ यहाँ पे कोई अलग से, मान लीजिए कोई चूहा, बिल्ली, कुत्ता वगैरह बाहर से आ गया, ठीक है, उसने खराब कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हमारी स्पॉयलेज को जो है स्पॉयलेज कर सकती हैं हमारे प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने माइक्रोबियल स्पॉयलेज के बारे में, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो देखिए, माइक्रोबियल स्पॉयलेज रिफर्स टू डिग्रेडेशन ऑफ फूड, बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, मोड्स और यीस्ट। अब सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो हमारे फंजाई होते हैं, फंजाई हमारे दो टाइप के होते हैं, मोड्स और यीस्ट, यीस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे बैक्टीरिया फंजाई है, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पॉयलेज करने में जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं वो हमारा बैक्टीरिया होता है और हमारा फंजाई होता है। यही दोनों हमारे स्पॉयलेज में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों की वजह से, देखिए इन दोनों की वजह से, यानी कि देखिए जब भाई जैसे बैक्टीरिया आपको पता है ये सब क्या करते हैं भाई, ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा बैक्टीरिया किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एंट्री किया तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपना नंबर बढ़ाएगा और जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ेगा हमारा प्रोडक्ट जो है स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी ये सारी चीजें मिलकर हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर दिए तो उसी चीज को हम लोग माइक्रोबियल स्पॉइल बोलते हैं। बाकी देखिए दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स। अब देखिए ये क्या करते हैं भाई, हमारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो भी टेक्सचर होता है, ठीक है, उनका जो रूप रंग होता है, उनका जो कलर होता है, उनका जो स्मेल होता है, उनका जो टेस्ट, सेफ्टी, सब चीज़ें खराब हो जाती है, ऑफन रेंडरिंग द आइटम अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन। और इसकी वजह से एट लास्ट में क्या होता है, जो भी आइटम है हमारा, ठीक है, वो हमारा कंजम्पशन या फिर यूज के लिए अनसुटेबल हो जाता है, यानी कि सुटेबल नहीं रहता है। अब इसका एग्जाम्पल हमारा सिंपल हो गया, मोल्डी ब्रेड कॉस्ड बाय फंजाई। तो ये जो ब्रेड आप लोग का जो खराब होता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है हमारे फंजाई की वजह से होता है। और फंजाई में भी कौन, जो हमारे मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मोल्ड्स जो है ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेड जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज के बारे में, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोब्स को छोड़ के यहाँ पे अगर कोई फिजिकल, एनवायरमेंटल या फिर केमिकल फैक्टर्स हमारा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हमारा नॉन माइक्रोबियल हो गया। बाकी देखिए ये जो हमारा नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता है ये हमारा बेसिकली जो है टेक्सचर, अपीयरेंस, फ्लेवर और जो भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, ठीक है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी एंड कैन रेंडर आइटम अनसुटेबल। और इसकी वजह से भी एट लास्ट में क्या होगा भाई, स्पॉइल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे देखिए इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे देखिए ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा, पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया केमिकल, थर्ड हो गया एंजाइमेटिक और फोर्थ हो गया हमारे जो है इन तीनों के अलावा भी जो अदर टाइप्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनको भी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिजिकल स्पॉयलेज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल स्पॉयलेज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो फिजिकल, देखिए फिजिकल का मतलब है कि जो है कह सकते हो बाहर से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। जैसे कि देखिए फिजिकल स्पॉयलेज रिफर्स टू डिग्रेडेशन ऑफ फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कॉज्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। तो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए पहला हमारा हो गया मैकेनिकल डैमेज, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो जो मान लीजिए वो हमारा जो है ग्लास के कंटेनर में है। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा और ग्लास यहाँ पे टूट गया। अब जब ग्लास टूट गया तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट हमारा बाहर आके गिर जाएगा। तो क्या वो यूज करने लायक रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो हमारा स्पॉइल हो गया। और देखिए इम्प्रॉपर स्टोरेज और इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो वहाँ पे वही चीज़ है कि देखिए हम लोग यहाँ पे उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको अच्छे से स्टोर नहीं कर पा रहे। अब जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर मेंशन होता है कि इसको हमें इतने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें जो है कूल प्लेस में स्टोर करना होता है, ठीक है, या फिर कुछ हमें जो है उनको जो है डार्क प्लेस पे स्टोर करना होता है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसको आप लोग को स्टोर करना है कूल प्लेस पे और आप लोगों ने उसको बहुत ही गर्म जगह पे रख दिया, तो क्या होगा भाई, वो खराब ही तो होगा। तो वो हमारा क्यों हुआ, वो हमारा जो है फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ, ठीक है, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। और इन्वायरमेंट, यानी कि देखिए इन्वायरमेंट जैसे कि यहाँ पे भी वही चीज़ आप ले लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे डार्क प्लेस में रखने के लिए बोला गया है और आप लोगों ने रख दिया उसको बिल्कुल लाइट या फिर धूप में, तो क्या होगा, वो खराब ही तो होगा। बस वही चीज़ है, फिजिकल स्पॉयलेज डज नॉट इन्वॉल्व। अब देखिए इसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल स्पॉयलेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन फिजिकल स्पॉयलेज करता क्या है कि ये हमारे जो भी प्रोडक्ट है उनको माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए ससेप्टिबल बना देता है। देखिए ससेप्टिबल का मतलब होता है कि उसको सेंसिटिव बना देता है कि हमारा और इजिली, बहुत ही इजिली माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक आप लोग का सिरप है, ठीक है, अब उस सिरप को क्या हुआ, आप लोगों ने जो है ढक्कन को बहुत ही हल्का खोल के छोड़ दिया, ठीक है, मतलब आप लोगों ने बंद किया लेकिन उसको टाइटली बंद नहीं किया। अब क्या होगा भाई, वो जो स्पेस यहाँ पे ढक्कन के बीच में है उससे क्या होगा, जो एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स है, यानी कि आप लोग के एटमॉस्फेयर में जो भी माइक्रोब्स हैं वो क्या होंगे, वो उस ढक्कन की जो भी स्पेस है उसमें खुला हुआ, उसके थ्रू क्या होंगे, हमारे सिरप में एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही सिरप में एंटर करेंगे वो क्या होगा भाई, सिरप को खराब करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए हुआ क्या, एट लास्ट में अटैक उसमें माइक्रोब्स का ही हुआ, लेकिन उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे उसको अच्छे से बंद करके नहीं रखा,
ठीक है। तो हुआ वो फिजिकल, मतलब फिजिकल स्पॉयलेज की वजह से हमें एट लास्ट में माइक्रोबियल स्पॉयलेज भी देखने को मिल गई। तो एग्जांपल की बात करें तो देखिए, डैमेज टू पैकेजिंग अलाउज एक्सपोजर टू एयर, मॉइस्चर और कंटामिनेट्स। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी पैकेजिंग में अगर किसी भी टाइप का डैमेज होता है, चाहे वो हमारा ग्लास हो चाहे प्लास्टिक हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, वो हमारा एयर में एक्सपोज हो सकता है। और एयर में क्या होते हैं भाई, एयर में हमारे भाई आपको पता है आप लोग के एटमॉस्फेयर में कितने बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी हमारे प्रोडक्ट में एंटर कर सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। और मॉइस्चर हो गया, कंटामिनेंट्स हो गए, तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने केमिकल स्पॉयलेज के बारे में, तो केमिकल स्पॉयलेज में देखिए हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, हमारा वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये सारी जो है हमारी रिएक्शंस हो सकती हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती हैं। और इसको देखिए थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे रैंसिडिफिकेशन, इसको आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, हम लोगों ने पढ़ाया है इसको। तो रैंसिडिफिकेशन हो गया, या फिर डिस्कलरेशन। अब देखिए पोटैटो या फिर बनाना, जैसे कभी कभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो आलू होता है उसको आप काट के रख दीजिए थोड़ी देर, या फिर बनाना, ठीक है, आप लोग का बनाना है उसको आप लोग काट के रख दीजिए, तो क्या होगा भाई, वो जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा उसका रंग जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका रंग थोड़ा सा डिसकलर हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ब्राउन कलर उसमें आ जाएगा। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, केमिकल स्पॉयलेज होने लगता है। तो जैसे जैसे जितनी देर के लिए हम छोड़ेंगे वो उतना खराब होता चला जाएगा। केमिकल स्पॉयलेज ऑफन लीड टू अनडिजायरेबल चेंज। तो यहाँ पे देखिए केमिकल स्पॉयलेज की वजह से क्या होता है, हमारा जो है कलर में जो है अनडिजायरेबल चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है, यानी उसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। और फाइनली बात करें एंजाइमेटिक स्पॉयलेज के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एंजाइमेटिक स्पॉयलेज का मतलब है कि देखिए एंजाइम क्या होते हैं भाई, एंजाइम हमारे यहाँ पे होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब कि एंजाइम हमारी बॉडी या फिर कह सकते हो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमारी कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही फास्ट कराने में हेल्प करते हैं, या फिर बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखिए क्या होते हैं भाई, कुछ एंजाइम हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे देखिए, बट देयर एक्टिविटी कैन लीड टू अनडिजायरेबल चेंजेस इन फूड क्वालिटी सच एज टेक्सचर, फ्लेवर, ऑर्डर और न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेकिन कुछ एंजाइम हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे फूड को ही खराब करने लगते हैं। जैसे इसमें हमारे जो मेनली ब्रेक डाउन वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोटीएस हो गया, लाइपेस हो गया। तो देखिए ये सब क्या करते हैं, ये सब ना हमारे कह सकते हो ब्रेक डाउन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीएस एंजाइम अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा देगा, और जब अननेसेसरी ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा भाई, वो हमारा प्रोडक्ट जो है यूज करने लायक नहीं रहेगा। तो वही चीज है, एंजाइमेटिक स्पॉयलेज का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ फूड कॉज्ड बाय द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन फूड इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए फूड में हमारे नेचुरली ही कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे अननेसेसरी एक्टिविटी करके हमारे फूड को खराब कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ अदर स्पॉयलेज के बारे में, तो देखिए अदर स्पॉयलेज का मतलब है कि मान लीजिए जो है जैसे कि इट ऑफन अकर्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने रात में कोई खाना रखा, ठीक है, अब उसमें कोई जो है कोई कीड़ा मकोड़ा आके घुस गया, या फिर कोई हमारा चूहा घुस गया, ठीक है, कोई हमारा चिड़िया वगैरह आ गई, ठीक है, तो मतलब ये सभी चीज़ें भी हमारे अदर एनिमल्स क्या कर सकते हैं, रिजल्टिंग चेंज इन कलर, ऑर्डर और केमिकल नेचर, ठीक है। तो उन्होंने अगर मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या होगा, वो हमारा जो है खराब हो सकता है। तो इस तरीके से एट लास्ट में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अदर रूट्स के थ्रू भी खराब हो सकता है, उसकी जो है क्वालिटी, सेफ्टी और यूजेबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज के बारे में, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं। और मेनली हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हमारे फैक्टर्स जो है किसी भी माइक्रोबियल स्पॉयलेज को बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स एंड साइज ऑफ माइक्रोब के बारे में। अब देखिए आपको पता है भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एक टाइप के तो होते नहीं है, और हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मोस्टली जो हमारा बैक्टीरिया होता है और जो हमारे फंजाई होते हैं, यही दोनों हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोबियल स्पॉयलेज में। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स एंड साइज ऑफ माइक्रोब सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द माइक्रोबियल स्पॉयलेज, यानी कि ये हमारे बहुत ही अच्छे से अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए जैसे हमारा कोई बैक्टीरिया है तो उसका एक स्पेसिफिक अलग टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, कोई हमारा मोल्ड या यीस्ट है जो कि हमारा फंजाई होते हैं वो हमारे अलग टाइप से स्पॉइल करेंगे, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे देखिए मोल्ड सच एज एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम कैन ग्रो ऑन सरफेसेज एंड प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स विच कैन बी टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग स्पेशली अगर फंजाई या फिर मोल्ड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हमारे
प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि ये हमारे प्रोडक्ट के सरफेस पे ही ज़्यादातर एक्शन शो करते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारा वही ब्रेड वाला हो गया। तो ब्रेड में हम लोग क्या देखते हैं भाई, ब्रेड की जो सरफेस होती है उसी के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि हमारा ब्रेड जो है खराब हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मेनली हमारे माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा एक टाइप का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारे स्मॉलर माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया वायरस हो गया, ये हमारे काफ़ी स्मॉल होते हैं। ऑल दो वायरस इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो हमारा काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे फूड टिश्यूज में ना काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी वो काफ़ी अंदर तक जाके डैमेज करते हैं। जबकि जो हमारे लार्ज माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि हमारा मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया, ये हमारा सरफेस पे ही ज़्यादा ग्रो करते हैं और यहाँ पे विजिबल स्पॉइलेज, यानी कि इनमें ऐसी स्पॉइलेज होती है जो कि हमें अब आंखों से देखने को मिलती है। जबकि बैक्टीरिया वगैरह की स्पॉइलेज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो चेक करके पता करते हैं, ठीक है, हमें हो सकता है हमें जो है सामने से देखने से ना पता चले। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, जिन भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको पता है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, उनके एनर्जी के लिए। और प्रोलिफरेशन का मतलब कि अपने नंबर्स को जो है बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर उनको मान लीजिए जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन हो गए, अगर ये उनको बहुत अच्छे से मिल गए ना, तो यहाँ पे उनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, तो वहाँ पे हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग बात करें वाटर की, तो देखिए वाटर तो सबसे एसेंशियल फैक्टर होता है हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ में। और इसीलिए देखिए क्या होता है, जो हमारे लिक्विड फॉर्मुलेशंस होती हैं, जो हमारा क्रीम होता है, ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो हमारे ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा चांस होता है बहुत इजिली माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के, अगर हम लोग बात करें पाउडर और टैबलेट से कंपेयर करके। यानी देखिए जो हमारा टैबलेट और पाउडर है वो जल्दी खराब नहीं होता, कभी आप लोग देखिएगा भी तो जो पाउडर और टैबलेट होगी ना, उनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग 3-4 साल। लेकिन जो हमारे लिक्विड फॉर्मुलेशंस होते हैं, इनकी सेल्फ लाइफ मोस्टली यहाँ पे 1 साल तक ही होती है, क्योंकि ये हमारे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंजाई, इज फेवर्ड इन प्रोडक्ट विथ हायर वाटर कंटेंट। तो ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है जिसमें हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें हमारी ज़्यादा फेवर्ड होती है, ज़्यादा अच्छे से होती है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये हमारे 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें बचाना है ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को जो है डीप फ्रीज, यानी कि लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, ताकि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रह सकें। या फिर देखिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए 20 से 60 के बीच में होते हैं, तो या तो हम लोग 20 से काफ़ी कम, जैसे -20 हो गया, और या तो 60 से ऊपर लगभग जो है 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखिए जो हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं ना, जैसे कि जो इंजेक्शन के लिए जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ताकि वो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट रह सके। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे अपने पीएच के बारे में, तो देखिए पीएच भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जैसे ज़्यादातर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच, यानी लगभग जो है 7 के आसपास जिनका पीएच होता है, उनमें बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। हालांकि कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ हमारे बेसिक में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक नॉर्मल बात करें तो हमारा एक जो है न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें बचाना है तो क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक्सट्रीम सॉफ्ट पीएच पे रखना चाहिए। यानी हमें कोशिश करनी की चाहिए या तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी एसिडिक रखें अपने प्रिपरेशन को, या तो काफ़ी बेसिक रखें, क्योंकि वहाँ पे हमारा माइक्रोबियल अटैक के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैकेजिंग डिजाइन के बारे में, तो देखिए पैकेजिंग डिजाइन, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा पैकेट है, ठीक है, अब उसमें जो हम लोगों ने पैकेजिंग करी और उसमें किसी भी टाइप का क्रैक आ गया, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का लीक आ गया, तो लीक और क्रैक अगर हुआ तब तो भाई पक्की बात है कि जो भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट है, यानी कि जो हमारे एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइक्रोब्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ होती है कि जैसे एक हमारा होता है सिंगल डोज कंटेनर, एक हमारा होता है मल्टी डोज कंटेनर। तो सिंगल डोज कंटेनर हमारा ऐसा होता है कि जिसको हम लोगों ने एक बार खोला और एक ही बार में उसको यूज़ कर लिया, उसको दोबारा यहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग बात करें तो इंजेक्शन, कभी आप लोगों ने देखा हो तो जो इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन के लिए एम्पूल्स आती हैं शीशे की, हमारे कंटेनर्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और उसको एक ही बार में पूरा यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं, है ना, उसको दोबारा तो उसमें बचता भी नहीं है ना, हम लोग दोबारा यूज़ करते हैं। तो जो सिंगल डोज कंटेनर है उसमें हमारा क्या होगा भाई, वो हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो सेफ ही रहेगा, क्योंकि उसको हम लोगों ने एक ही बार में निकाला, तुरंत यूज कर लिया। लेकिन जैसे हमारी सिरप्स होती हैं, ठीक है, या फिर हमारा और कोई ऐसी प्रिपरेशन होगी जिसको हम लोग मल्टी डोज यानी बार बार यूज करने वाले हैं,
तो अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सिरप है, सिरप का ढक्कन आप लोगों ने एक बार खोला, अब जैसे ही ढक्कन आप लोगों ने खोला तो क्या हुआ भाई, वो हमारा इन्वायरमेंट के एक्सपोज में तो आ ही गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या हुआ, जो भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट है वो हमारे सिरप के अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद क्या होगा, धीरे 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 जो भी हमारा माइक्रोब्स हैं वो सिरप के अंदर धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, जिससे जिसकी वजह से क्या होगा, विद टाइम हमारा जो भी लिक्विड प्रिपरेशन है वो हमारा जो है खराब हो सकता है। ऑल तो देखिए जो भी हमारा भाई जो भी बनाते हैं उनको भी तो पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इसीलिए वो लोग ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव डाल कर रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव हमारा इन सबसे बचाता है। तो इसके प्रिजर्वेटिव आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट में, तो लास्ट में हमारे स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हम लोगों ने किसी ऐसी जगह स्टोर कर दिया जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारा क्या हो सकता है, हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट कर सकती हैं। ऑक्सीजन एक्सपोजर हो गया, ठीक है, तो ये हमारा केमिकल डिग्रेडेशन और माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन दोनों में हमारा मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली जो हमारे प्रोडक्ट है वो प्रॉपर सील, यानी कि अगर वो प्रॉपर सील नहीं है तो उन टाइप के प्रोडक्ट्स में हमारा केमिकल और माइक्रोबियल जो है कंटामिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बारे में। तो देखिए सोर्सेज का मतलब कि किन किन सोर्स से हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल यानी कि देखिए जो मटेरियल हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी फाइनल प्रिपरेशन बनाई जाएगी, तो अगर उन्हीं में कोई भाई खराबी हुई, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो रॉ मटेरियल लिया जिससे आप लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हो, अगर हमारा वही खराब हो गया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो खराब होगा ही। यानी उसी में अगर हमारा जो है प्रॉपरली जो है वो सोर्स नहीं है, यानी कि उसका जो जहाँ से हम लोगों ने उसको लिया है वो हमारा अच्छी जगह से नहीं है, या फिर वो उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, या फिर उसको प्रॉपरली हम लोगों ने हैंडल नहीं किया, उसको इधर से उठाकर कहीं भी रख दिया। ठीक है, कंटामिनेशन कैन अकर ड्यूरिंग द ट्रांसफर, वेइंग एंड मिक्सिंग। तो यहाँ पे जब भी हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको यहाँ पे वे कर रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कहीं तरह किसी भी तरह से कंटामिनेशन यहाँ पे ना हो पाए। तो अगर हुआ तो हमारा खराब हो जाएगा। एयरबॉर्न पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए डस्ट हो गया, स्पोर्स हो गए, और जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारे सरफेसेज प्रोडक्ट की सरफेस पे यहाँ पे सेटल हो सकते हैं और उसको खराब कर सकते हैं। पर्सनल की बात करें, पर्सनल देखिए हमारा वो वर्कर होता है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो देखिए जो भी वर्कर यहाँ पे इंडस्ट्री में हमारे काम कर रहे हैं, जो भी हमारे कह सकते हो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, तो क्या होते हैं भाई, उनकी अगर स्किन, हेयर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारा बहुत ही मेजर सोर्स की तरह काम कर सकता है हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन में, स्पेशली इन नॉन स्टेराइल एनवायरमेंट्स। और जो भी हमारे नॉन स्टेराइल एनवायरमेंट्स होते हैं, देखिए हमारा दो टाइप का एनवायरमेंट होता है, एक हमारा स्टेराइल होता है जहाँ पे मेनली हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म बनती हैं, और एक हमारा जो है एक हमारा नॉन स्टेराइल होता है, और एक हमारा एसेप्टिक एरिया आ जाता है जहाँ पे मेनली हमारा पैरेंटल और जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर होती हैं। तो नॉन स्टेराइल में देखिए हमारे कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी इक्विपमेंट्स की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया गया, तो वो भी हमारा मेजर रोल प्ले कर सकता है। वाटर सिस्टम की बात करें तो देखिए जो भी वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं क्लीनिंग, रिंसिंग, ठीक है, धुलने के लिए, उसको साफ करने के लिए, तो वो अगर हमारा कंटामिनेट हुआ तो हमारा क्या होगा भाई, जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। एसेप्टिक प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी एसेप्टिक एरिया हम लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा है, आई होप आप लोगों ने जरूर देखा होगा। एसेप्टिक एरिया हमारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर उस टाइम हम लोग यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट को अपने फिल कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, अगर वहाँ पे गलती से भी हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी, ठीक है, इम्प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट है उसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करो तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि अगर हम लोगों ने हाई ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वाले इन्वायरमेंट में उसको स्टोर किया तो हमारा माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज, ठीक है, जो कि हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स के बारे में, यानी कि किस किस टाइप के माइक्रोबियल मतलब किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कंटामिनेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे मेजर तो हमारा आ जाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आपको पता है कि देखिए ये हमारे सिंगल सेल यानी ये हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये हमारे बहुत ही क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर इनको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अब देखिए कुछ मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें हमारा हो गया सीडोमोनस एसपीपी। एसपीपी का मतलब होता है कि इनकी देखिए जैसे हमारा सीडोमोनस हो गया, तो इसकी ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का होता है, इनकी बहुत अलग अलग स्पेसीज होती हैं। तो एसपीपी का मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पेसीज हैं। तो इनकी जितनी भी स्पेसीज होती हैं वो सारी हमारी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करती है माइक्रोबियल स्पॉयलेज में। तो ये देखिए ये हमारा फ्रिक्वेंटली जो है वाटर में पाए जाते हैं और एक्वस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हमारा जो है स्पॉयलिश कर सकते हैं।
और क्लेप्सियला एसपीपी की बात करें, ठीक है, क्लेप्सियला स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है ओरल और टॉपिकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और उनको यहाँ पे ख़राब कर सकते हैं। और स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ह्यूमन हैंडलिंग और पुअर हाइजीन की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ख़राब कर सकते हैं, यानी कि हमारा ह्यूमन सोर्स के थ्रू यहाँ पे जो है ज़्यादा ग्रो करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंजाई के बारे में तो फंजाई देखिए ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। हाँ, आई होप आप लोगों ने फंजाई भी पढ़ लिया होगा यूनिट 3 में, ठीक है। तो ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं और ये हमारा वार्म, मॉइस्ट और न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो करते हैं और ये हमारा कैपेबल होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये हमारा बहुत ही लो पीएच और लो वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे फंजाई जो है हमारा माइक्रोबियल स्पॉयलेज में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो देखिए हम लोग यहाँ पे सेकंड यूनिट से स्पोर के बारे में डिस्कस करते चले आ रहे हैं। स्पोर हमारा एक ऐसी फॉर्म होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कि बहुत रेजिस्टेंट होती है, यानी वो जल्दी यहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे फिर भी यहाँ पे स्पोर यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो स्पोर हमारा बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी इस पर जल्दी असर नहीं होता हीट या फिर डिसइंफेक्टेंट का। और यहाँ पे देखिए ये हमारी बहुत ही एडवर्स कंडीशन, यानी हम लोगों ने ऐसी कंडीशन लाई जहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। और जैसे इसको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये दोबारा से जर्मिनेट यानी दोबारा से अपने नंबर्स को ग्रो कर सकता है। तो ये भी हमारा जो है बहुत जो है मेजर रोल प्ले करते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज में। और एल्गी की बात करें तो देखिए एल्गी भी हमारे जो है फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये देखिए ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी ये अपना जो है फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। और ये हमारे वाटर सिस्टम में मेनली पाए जाते हैं और इनका जो कि हम लोग जो वाटर सिस्टम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं उनमें हमें एल्गी देखने को मिलता है। दे आर रेयर बट पॉसिबल कंटामिनेंट्स इन फार्मास्यूटिकल। अब वैसे देखिए एल्गी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉमन है, जैसे बहुत ही रेयर ही होता है कि एल्गी की वजह से कंटामिनेशन हो, लेकिन हाँ पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंटामिनेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। और प्रोटोजोआ की बात करें तो ये भी हमारे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी हमारा लेस कॉमन होते हैं, बट यहाँ पे वाटर सिस्टम में ये भी हमारा कंटामिनेशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज के बारे में। तो देखिए असेसमेंट का मतलब होता है यहाँ पे वही चीज़ हो गया, हमारा क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फिर इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग पता लगाएंगे कि कोई हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा स्पॉइल हो गया कि नहीं हो गया, या फिर उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग पता कैसे लगाएंगे, तो कुछ टेस्ट हम लोग करेंगे। तो देखिए assessing microbial contamination and spoilage in pharmaceutical प्रोडक्ट इज क्रूशियल टू इंश्योर देयर सेफ्टी, एफिकेसी एंड सेल्फ लाइफ। तो ये करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग यहाँ पे पता लगा सके कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ है कि नहीं है भाई, क्योंकि स्पॉइल हो गया तो सेफ तो रहेगा नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि भाई खराब हो गया तो इफेक्टिव तो रहेगा नहीं, और उसकी शेल्फ लाइफ हम लोग यहाँ पे कितनी बढ़ा सकते हैं, कितने दिनों तक उसकी सेल्फ लाइफ रहने वाली है। वेरियस मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई माइक्रोबियल प्रेजेंस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि माइक्रोब्स हैं कि नहीं है, और यहाँ पे ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने माइक्रोब्स हैं, उनके नंबर कितने हैं। तो मतलब कुछ हमारे ऐसे मेथड्स भी हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे उनके नंबर्स का भी एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा आ गया फिजिकल और केमिकल इंडिकेटर्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, चेंजेस इन प्रोडक्ट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैन सिग्नल माइक्रोबियल स्पॉयलेज। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कुछ फिजिकल यानी कि बाहर से हमें देखने से पता चल जा रहा है, जैसे उसका कोई मान लीजिए कलर चेंज हो जा रहा है, या फिर उसकी विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारा पहले जो है काफ़ी पतला था, ठीक है, और बाद में वो काफ़ी गाढ़ा हो गया, ठीक है, काफ़ी थिक हो गया, या फिर पहले काफ़ी थिक था बाद में काफ़ी जो है कह सकते हो पतला हो गया, है ना। या फिर जो है उसकी पीएच, हम लोगों ने उसका पीएच मेजर किया, अब उसका जो पीएच था वो स्टार्टिंग में कुछ और था, हम लोगों ने जब मेजर किया उसका पीएच चेंज हो गया। या फिर मान लीजिए उसमें जो इमल्सन आपको पता है इमल्सन हमारा क्या होता है, ऑयल और वाटर जो है एक साथ मिक्स रहते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने देखा ऑयल और वाटर अलग अलग हो गए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। सरफेस एक्टिविटी, उसके सरफेस पे कोई एक्टिविटी जैसे कि ब्रेड हो गया तो ब्रेड को देख के ही हम लोग पता लगा लेते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे कुछ फिजिकल और केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि भाई अगर ये सभी चीज़ों में कोई चेंज हुआ तो हमारा माइक्रोबियल स्पॉयलेज हो रहा है, तो ये भी हमारा एक टेस्ट हो जाता है। फिर दूसरा हमारा था माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। अब देखिए माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट हमारा एक टाइप का टेस्ट होता है, ठीक है। दे आर डिजाइन टू एन्यूमरेट का मतलब होता है कि नंबर पता लगाना कि कितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को भी पता लगा सकता है। एंड आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स एंश्योरिंग दे मीट एक्सेप्टेबल माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे दो टाइप के
प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्टेराइल, एक होता है नॉन स्टेराइल। स्टेराइल हमारा क्या होता है भाई, स्टेराइल हमारी वो प्रिपरेशन होती है जिनके अंदर हमें माइक्रोब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा इंजेक्शन, जैसे हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन हो गई जितनी, उनके अंदर माइक्रोब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ हमारी नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा टैबलेट ले लीजिए, ठीक है, और सिर्फ भी ज़्यादातर सिर्फ हमारी नॉन स्टेराइल होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है ना, उनके अंदर थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन देखिए थोड़े बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि देखिए इंश्योरिंग दे मीट एक्सेप्टेबल, यानी कि देखिए एक एक्सेप्टेबल माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड लिमिट होती है, जिसके मुताबिक कि हाँ चलो कोई प्रिपरेशन हम लोगों ने बनाई, अब उसके अंदर मान लीजिए इतने, मान लीजिए 100 हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है, तो 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो चलो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा प्रोडक्ट जो है यूज करने लायक है। लेकिन अगर 100 से भी ज़्यादा हो गया तो तब तो वो हमारा एक्सेप्ट करने लायक है नहीं। तो उस एक्सेप्टेबल लिमिट को हम लोग यहाँ पे इसमें पता लगाते हैं, और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हमारा मान लीजिए जो है हम लोगों ने कोई पैरेंटल प्रिपरेशन ली, यानी कि हम लोगों ने कोई इंजेक्शन लिया, ठीक है, और हम लोगों ने इंजेक्शन के मतलब इंजेक्शन का जो भी सोल्यूशन वगैरह होता है डेफिनेटली, तो उसको हम लोगों ने चेक किया, अब पता चले उसमें हम लोगों ने देखा कि 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हम लोगों ने देखा अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, ये इसमें तो 100 है, अरे नहीं नहीं उसमें नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो नॉन स्टेराइल, वो स्टेराइल है, उसके अंदर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, उसमें हम लोग ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे, ये टेस्ट हम लोग नॉन स्टेराइल में ही परफॉर्म करेंगे। अब इसमें देखिए इस टेस्ट में बेसिकली हमारा जो है एक टेस्ट आ जाता है टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट। अब ये क्या करता है, एरोबिक मतलब जो कि हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, यानी कि देखिए ये हमारा ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे उन बैक्टीरिया के नंबर को पता लगाता है जो कि हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। और ये हमारा एक आता है एक टोटल यीस्ट एंड मोल्ड काउंट, तो ये हमारा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना यीस्ट है, कितने मोल्ड है, और फिर हमारा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई स्पेशल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता लगाना है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे वो चेक करते हैं। तो ये सारे हमारे माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। देखिए इसको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं देख रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, और इतना जो है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से भी जो है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में, तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता है ये हम लोग करते हैं अपने स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए अभी हम लोगों ने जो देखा वो करते हैं हम लोग नॉन स्टेराइल के लिए, ये हम लोग करते हैं स्टेराइल के लिए। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो, हमारा ऐसे सोल्यूशन जो कि जो है स्टेराइल होते हैं, जैसे कि इंजेक्टेबल्स यानी कि ऑप्थेल्मिक, यानी कि देखिए हमारी ऐसे सोल्यूशन जिसको हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉप्स, जैसे आई ड्रॉप हो गया, हमारा इंजेक्शन हो गए, ठीक है, IV रूट के इंजेक्शन हो गए, तो ये सारे हमारी ऐसी प्रिपरेशन है ना जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना ही नहीं चाहिए, और उनके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट। और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट इनॉकुलेशन, दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। और अगर आप लोगों ने मुझसे ये पूछा इन दोनों टेस्ट में होती कैसे हैं चीज़ें, तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। डायरेक्ट इनॉकुलेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ये टेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपने यूनिट 2 या यूनिट 3 में, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी यूनिट में हमारा ये टेस्ट है, तो लिख के बताइएगा आप लोग। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट टेस्ट के बारे में, तो ये हमारा जाता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे अपने प्रिपरेशन को बना रहे हैं या फिर जिसमें हम लोग उसको रख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उसको मॉनिटर करते रहते हैं। यानी उसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कोई जो है माइक्रोब्स तो नहीं है, ठीक है, या फिर है तो कितने हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट माइक्रोबियल स्पॉइलेज का लेक्चर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो हाँ ठीक है, पता आप नहीं बताओगे आई नो, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।